नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। आज ये साप्ताहिक भी है, मासिक भी है और वार्षिक भी है। कुछ ऐसा मैंने तो व्हाट्सएप पे ही ये देखा मेरे किसी दोस्त, क्योंकि यही सब आता रहता है कि भाई ये बहुत वो है कि आज सप्ताह भी खत्म हो रहा है, महीना भी खत्म हो रहा है और साल भी शनिवार के साथ। प्रोफेसर दुबे आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा एक जनरल 2022 कैसा बीता, पॉलिटिकली कैसा बीता, उस पर बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2022 का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट थे वो इलेक्शंस थे। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और गुजरात, हिमाचल के इलेक्शंस हुए। ये जरूर कहेंगे कि यूपी और गुजरात में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी दोनों जगह थी। यूपी में किसान आंदोलन के बाद का था, ये था कि भाई जाट उससे बहुत प्रभावित होंगे इत्यादि इत्यादि, बट वो एक कंफर्टेबल ढंग से जीत के आए। तो पहली चीज तो प्रोफेसर अभय, एक चीज आपसे ये समझ लें, ये सब होने के बाद भी मुझे कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा बीजेपी अब टेंटेटिव हो गई है, क्योंकि पहला जो एक जनरल नैरेटिव था ना कि पूरे देश में है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन इलेक्शंस के समय थोड़ा थोड़ा लगा टेंटेटिव है। उसकी सुपीरियर क्षमता, संगठन क्षमता, इलेक्शन के प्रति उसका बहुत फोकस्ड वो उसकी एडवांटेज है, लेकिन अदरवाइज एज अ पार्टी थोड़ा टेंटेटिव हो गई है। प्रोफेसर दुबे, इलेक्शंस पे एक आपका व्यू, जनरल व्यू। देखिए, जिस टेंटेटिवनेस की आप बात कर रहे हैं, दरअसल वो आती कहां से है, हम लोगों को इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। जहां तक चुनाव जीतने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रमुख राज्यों को जीता। गुजरात को जीता, जो कि एक तरह से आंकड़ा ही बताते हैं कि बहुत असाधारण किस्म की जीत है, और उत्तर प्रदेश को जीता। आंकड़े बताते हैं कि जीत वो भी अच्छी है। लेकिन अगर आंकड़ों को दूसरी दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश की जीत में आप बहुत सारी ऐसी बातें खोज सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जिस चीज को आप टेंटेटिवनेस कह रहे हैं, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वो कहां से आती है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें काफी सरकार विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ता है, और जितने दिन तक सत्ता में रहती हैं तो सरकार विरोधी भावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्रदेश जितना बड़ा होता है, विशाल होता है, जिसकी राजनीति इतनी जटिल होती है, उतना ही उस प्रदेश को दोबारा जीतना मुश्किल होता है। तो एक बात तो भाजपा ने दिखा दी है कि वो कारण कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, वो एंटी इनकम्बेंसी का मोटे तौर पर मुकाबला कर पाने में सक्षम है। कहीं कहीं नहीं भी सक्षम होती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में नहीं सक्षम हो पाई, और दिल्ली की महानगर पालिका के चुनाव में सक्षम नहीं हो पाई। लेकिन इन विफलताओं के बावजूद जहां उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां वो एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर पा रही है। लेकिन उस सफलता की जो चमक दमक है, उसको आप जैसे ही कुरेदते हैं, वैसे ही भाजपा की समस्याएं और कमजोरियां और दिक्कतें सामने आने लगती हैं। पहली दिक्कत तो यह है कि भाजपा के पास क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, दिल्ली है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। अब आप बिहार को देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो एक उपाध्यक्ष थे, वो नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए पाए गए, तो उनको पद से हटा दिया गया है और सस्पेंड कर दिया गया है। तो बिहार में भी उनके पास कोई ऐसा उल्लेखनीय नेतृत्व नहीं है उनके पास। अब पश्चिम बंगाल में जहां वो ममता बनर्जी को चुनौती देना चाहते हैं, वहां उनके पास जो नेतृत्व था, उसकी गोट पिछले विधानसभा चुनाव में ही पिट गई। अब वो नए नेतृत्व की वहां पे खोज में है। तो कई जगह ऐसी हैं क्षेत्रीय स्तर पर भाजपा नेतृत्व की समस्या। प्रोफेसर दुबे, इवन गुजरात में भी उनका कोई क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं हो, तो मोदी जी के दम पे और अमित शाह के दम पे जीत के आ जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल गुजरात में जो क्षेत्रीय नेतृत्व था, उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया खुद अपने हाथों। भाजपा ने पिछले मोदी जी के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद में जो क्षेत्रीय नेतृत्व थोड़ा बहुत बना था वहां पर, और जो मोदी जी के जमाने से ही पनपाया जा रहा था, उसको तो खुद भारतीय आला कमान ने बेकार मान के उसका पूरी तरीके से पूरे राजनीतिक जीवन ही समाप्त कर दिया उसका। तो ना गुजरात के पास उनके पास कोई क्षेत्रीय, तो हर जगह आला कमान और नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी की भरपाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैं एक समीक्षक ने हाल ही में टिप्पणी की है कि आप जो भाजपा का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो जीत का समीकरण है, उसमें से नरेंद्र मोदी को एक बार निकाल के अलग रख दीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मजबूत संगठन वगैरह वगैरह, इन तमाम बातों के बावजूद भी
भाजपा जो है वो जीत के लिए मुश्किलों का सामना करती हुई नजर आएगी। दूसरी सबसे बड़ी भाजपा के लिए चिंताजनक बात है कि अगर आप वोटों के लिहाज से देखें तो जो 18 से 24 साल की उम्र के बीच का वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी से पहले देश में कौन सत्ता में था इसके बारे में उसको कोई अनुभव नहीं है, उसे केवल एक किताबी ज्ञान है। उससे पहले कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है कि भाई कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो उसने केवल भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता में देखा है। ऐसा 18 साल से लेकर 24-25 साल तक का जो वोटर है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जो गरीबी, उसका बड़ा हिस्सा गरीबी का भी सामना कर रहा है, उसका बड़ा हिस्सा बेरोजगारी का सामना भी कर रहा है, उसका बड़ा हिस्सा महंगाई का सामना भी कर रहा है, और जो युवा है और जो कुछ कर गुजरने पे आमादा है, प्रगतिकांक्षी है, ऐसे वोटरों में भाजपा का समर्थन गिरा है। और ये कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को महसूस किया है। ये भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि यही वोटर तो आगे जाकर एक मझोली पकी हुई उम्र का एक वरिष्ठ और परिपक्व वोटर बनेगा। और फिर इसके जो इसकी जो संतानें होंगी वो 18 से 24 साल के वोटर की श्रेणी में आएंगी। तो ये वोटर जो परिवार बनाएगा और जो आगे जाकर जो एक वोटिंग फैमिली बनेगी, जो मतदाताओं का परिवार बनेगा, उसमें इस 18 से 24 साल का जो आज वोटर है उसकी एक बड़ी प्रमुख भूमिका होगी। तो ये भाजपा के वर्तमान के लिए भी चिंताजनक बात है और भाजपा के भविष्य के लिए भी ये बात चिंताजनक है। ये कुछ समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं का भाजपा सामना कैसे करना चाहती है, हम लोगों को इस पे भी एक मिनट में गौर कर लेना चाहिए। भाजपा, चूंकि भाजपा के पास क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी है और उसकी जो सरकारें हैं वो स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ने से रोक भी नहीं पाती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल क्षेत्रीय नेतृत्व की भरपाई की कमी की भरपाई केंद्रीय नेतृत्व से करने की रणनीति अपनाई है। जो उनकी मजबूरी है, वो क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता न देकर राष्ट्रीय मुद्दों को प्रमुखता देना चाहते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि राष्ट्रीय मुद्दों को सामने जाकर चुनाव लड़ें। अब इसमें होता यह है कि कुछ राज्यों में तो ये तकनीक सफल हो जाती है और कुछ राज्यों में सफल नहीं होती है। अब जैसे कि 2023 में चुनाव होगा, नागालैंड में चुनाव होगा, तो आप कितना वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे रखेंगे? कर्नाटक में तो राष्ट्रीय मुद्दे आप रखेंगे तो हो सकता है आपकी बात सुनी जाए वहां पर, ये मैं मान सकता हूं। आप फिर उसके बाद राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जब आप राष्ट्रीय मुद्दे रखेंगे तो वहां पे आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलेंगे क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय समस्याएं इतनी ज्यादा हैं और खुद भाजपा के भीतर की क्षेत्रीय समस्याएं हैं और वो बहुत जटिल है पूरा का पूरा मामला। मैं 2-3 दिन से लगातार उत्तर पूर्व की स्थिति पर गौर कर रहा था और उसके बारे में कुछ जानकारियां जमा कर रहा था तो मैंने पाया कि वहां बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि भाजपा वहां प्रमुख ताकत है और वो सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन वहां की राजनीति बहुत पेचीदा है और चुनौतियां बहुत हैं। जी जी जी, मैं प्रोफेसर साहब इसके आगे एक चीज और, क्योंकि हम लोग 2022 को इन जनरल वो कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, उसको हालांकि वो कहते हैं कि चुनाव से नहीं है लेकिन पॉलिटिकल इवेंट है, वो भारत जोड़ो यात्रा हुई है कांग्रेस की। और उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस, विपक्ष, भाजपा सब में एक उसकी चर्चा तो हो ही गई। अब कोई उसको कह रहा है खराब है, कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी चर्चा तो कम से कम हर एक आदमी कर रहा है। आप भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट किया है राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं भारत जोड़ो यात्रा को बहुत ऊंचे पायदान पर रख के देखता हूं। देखिए, देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल जो कि अभी 8 साल पहले नंबर 1 पार्टी थी, आज वो नंबर 2 पार्टी है आज भी, और वो उसका प्रमुख नेता लगातार पैदल चल रहा है, पूरी पार्टी उसके इर्द गिर्द अपने आप को सक्रिय कर रही है और सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया है। यहाँ तक कि वो लगातार होते रहने वाले चुनावों की जो स्थानीय जरूरतें होती हैं उन जरूरतों की उपेक्षा भी कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें चुनावी नुकसान भी उठा रहे हैं उसके लिए। तो कांग्रेस ने ये एक बहुत बड़ा दांव मारा है।
जी और भारत और उसका जो नजारा बनता है भारत जोड़ो यात्रा का, वो काफी उत्तेजक है। जी देखिए, पैदल चलना और एक बड़े कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ में राजनीतिक सक्रियता के साथ नारे लगाते हुए, झंडे लहराते हुए, संदेश देते हुए पैदल चलने से बहुत अधिक विचार उत्तेजना पैदा होती है और उसमें जी राजनीतिक तरंगें निकलती हैं उसके अंदर से, जो आसपास समाज में जाती हैं। अब इन चीजों का अध्ययन करना और उसको क्वांटिफाई करना, इसकी मात्रा पता लगाना कि भाई कितना फायदा हो रहा होगा, कितना फायदा नहीं हो रहा होगा, कम फायदा हो रहा होगा, ज्यादा फायदा हो रहा होगा, ये असंभव है। इसकी जी परीक्षा तो आगे आने वाले चुनाव के दौरान ही होगी और इसकी परीक्षा कांग्रेस के संगठन के अंदर किस तरह का उत्साह है, ये सब से होगी। तो कुल मिलाकर जी इसका लाभ तो होना निश्चित है। लेकिन एक चीज मुझे जरूर लगती है कि जितना लाभ कांग्रेस उम्मीद कर रही है, शायद उतना लाभ उसको ना हो, ठीक है क्योंकि ठीक है। कांग्रेस का संगठन पहले से ही बहुत बुरी हालत में है। कांग्रेस का हाँ संगठन ऐसा नहीं, कांग्रेस का संगठन मजबूत हो और एक मजबूत संगठन के साथ में ये यात्रा हो रही हो। कांग्रेस संगठन वैसे ही काफी कमजोर स्थिति में था। उसमें अगर सुधार भी कुछ होगा तो कोई इतना सुधार नहीं होगा कि वो भाजपा के संगठन के बराबर आ जाए या कम्युनिस्ट पार्टी जैसा संगठन हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि वो इस यात्रा के खत्म होने तक आखिरकार किस मुकाम तक पहुंचती है। लेकिन भारत जोड़ो जी यात्रा 2022 की राजनीति का, जो 2023 में भी जारी रहेगी, एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम का अंग है और उसके ऊपर हम सब लोग अभी भी ध्यान से उसको देख रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि उसके अंतिम परिणाम क्या होंगे। अभी भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम विश्लेषण होना बाकी है। जी मैं एक छोटी सी चीज आपसे जरा समझ भी लूं। मैं 3 इंसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा के कर रहा हूं और उसका रिपरकशन क्या होगा ये जरा समझ लूं। एक, राहुल गांधी लगातार संवाद करते चल रहे हैं, मतलब संवाद इन जनरल से भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी क्वेश्चन ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वो कंट्रास्ट दिखा रहा है कि एक दूसरा आदमी वो नहीं। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं जो अटल जी की समाधि पे गए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उतना प्लान ना रहा हो, लेकिन उसका एक प्रभाव निश्चित रूप से जो बीच के जिनका कोई अपना वो नहीं है कि ना कांग्रेस के ना बीजेपी, उनको लगता है नहीं ये एक अच्छा काम किया गया भाई, ये उन्होंने ठीक काम किया। और तीसरा मुझे तो लग रहा है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी वेशभूषा को लेकर हरदम चर्चा में रहते हैं, राहुल गांधी ने उसका बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट किया है। वो एक टी शर्ट को लेकर चर्चा में हो गए, मतलब वो भी एक चर्चा है और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती, वो दिखाती है कि भाई देखो मैं एक टी शर्ट और उधर देख लो। इसमें एक बहुत क्विक टिप्पणी, ये जो दो तीन तो चीजें अटल कर रहे बिहारी वाजपेयी की समाधि पे जब वो गए, तो वो बात तो मुझे राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छी लगी। मैं मानता हूं कि वो तो एक तरह से भाजपा के खिलाफ एक वक्तव्य भी था। उनका वो काम भाजपा के खिलाफ एक वक्तव्य था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी से पहले की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको नरेंद्र मोदी की से अलग करके दिखाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं और कहते भी रहते हैं, बात में भी उनके बहुत से और दूसरे लोग भी कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा को बदल दिया है। भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के जमाने की भाजपा नहीं रह गई है। नहीं। वो भाजपा कहीं ज्यादा अलग तरह की भाजपा थी, अधिक लोकतांत्रिक थी। उसके अंदर ज्यादा आवाजें सुनी जाती थी। उसमें किसी एक नेता ने या एक कुछ 2-3 लोगों ने मिलकर पूरी भाजपा पे कब्जा नहीं कर रखा था। लेकिन ये भाजपा जो कि अमित शाह की भाजपा है, जो कि नरेंद्र मोदी की भाजपा है या जगत प्रकाश नड्डा की भाजपा है, ये अलग तरह की भाजपा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाने से ये टिप्पणी निकलती है, जिससे भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो वो कार्यकर्ता पंक्ति है जो कि पहले से चली आ रही है, उस कार्यकर्ता पंक्ति को भी ये टिप्पणी स्पर्श करती है। तो ये कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने एक राजनीतिक अकलमंदी का काम किया है। जी जी मैं एक और घटना हुई है, मतलब हम लोगों ने चुनाव की बात कर ली, भारत जोड़, एक घटना और हुई और जब वो हुई थी तब उसमें बहुत जोर लगा था, लेकिन आज नीतीश कुमार जी का एनडीए छोड़ना और इस पाले में आना और फिर एक विपक्ष की एकता की बात करना और ये सब बातें चर्चा शुरू हो जाना, तो क्या आप नीतीश कुमार जी का जो छोड़ के आए थे उस समय लगा था कि नहीं, उन्होंने एक चर्चा तो शुरू ही करवा दी थी कि विपक्षी एकता, बीजेपी के अगेंस्ट, वो भी एक इंपॉर्टेंट घटना है क्या? नीतीश कुमार के इस कदम ने तो राजनीति को खोल दिया। इससे पहले
लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विशेष चुनौती है। लेकिन नीतीश कुमार के इस कदम ने एक झटके में ये बताया कि एक नेता कोई एक जब एक रणनीति अपनी बदलता है और तो वो किस तरीके से पूरी परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में गठजोड़ हुआ और महागठबंधन के हाथ में सत्ता आई, ये लगने लगा कि बिहार से तो भाजपा के परिणाम अच्छे रहने वाले नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा के परिणाम अनिवार्यतः खराब ही होंगे, लेकिन एक परिस्थिति तो बनी गई है, क्योंकि जो सोशल कोएलिशन है, जो सामाजिक गठजोड़ है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के बीच में, वो सामाजिक गठजोड़ बहुत शक्तिशाली है। और ये सामाजिक गठजोड़ 2015 में भाजपा की बड़ी पिटाई भी कर चुका है। जी जी। लेकिन ये सामाजिक गठजोड़ अभी भी लोकसभा चुनाव में इसकी परीक्षा नहीं हुई है जी। इसकी परीक्षा विधानसभा चुनाव में हुई थी। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की शख्सियत जितनी बड़ी है उससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जी। और लोग वोटर भी अलग तरीके से सोचना शुरू करता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की उस शख्सियत को, बड़ी शख्सियत का लाभ भाजपा को तभी मिलता है जबकि सामाजिक गठजोड़ उसके पास होता है पहले से मजबूत। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अभी भी ऊंची जातियों की पार्टी है। वो अभी भी पिछड़े वर्गों में और दलित वर्गों में, आदिवासियों में, इन सब में उसका बहुत कोई मुकाम नहीं बन पाया है। वहां पर वो नीतीश कुमार के जरिए हस्तक्षेप करती थी। क्योंकि नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक टोटा है, एक सामाजिक गठजोड़ का बिहार में टोटा है, जिसका लाभ मुझे लगता है कि महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा, इतना विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उसे मिलेगा निश्चित रूप से। जी। एक इस पे और एक चर्चा में थोड़ा सा, बीजेपी की तरफ से अभी फिर से लग रहा है कि उनके पास ले देके पुराना जो उनका फॉर्मूला था हिंदू मुस्लिम, उसी पे वो फॉल बैक कर रहे हैं। क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर का शिमोगा में जाना, कर्नाटक इलेक्शन से पहले चाकू तेज करने की बात करना, कल अमित शाह जी का कर्नाटक जाना, उनका एक जो जनरल है कि सब चोर हैं। अच्छा, येदुरप्पा को बगल में बिठा के अगर कोई ये बोले कि बाकी सब भ्रष्टाचारी, तो थोड़ी हंसी की बात होती है। तो मैं ये बोल रहा हूं वही हिंदू मुस्लिम ही कार्ड भाजपा उसी पे प्ले करेगी, तो उसकी स्ट्रेंथ है। देखिए, भारतीय ये तो हिंदू मुस्लिम कार्ड या सांप्रदायिक राजनीति तो भाजपा का स्थायी भाव है। हम लोग उसको आलोचना के रूप में उनसे कहते हैं कि भाई आप सांप्रदायिक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात बुरी नहीं लगती है, भले ही वो मीडिया में दिखावे के लिए इसका विरोध करें कि हम सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन आप भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं से बात करें या संघ परिवार के लोगों से बात करें, उनसे अगर कहें कि आप मुसलमान विरोधी हैं, तो वो तो कहते हैं कि हाँ है, उसमें क्या बात है, ये तो हमारा यूएसपी है, वो तो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उनका मुसलमानों का विरोध करना। जब हम उन पे हम लोग जो उनके आलोचक हैं या और भी कोई दूसरे लोग जो आलोचक हैं, जब उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं तो हम समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो मनी मन इससे खुश होते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं, भाई हम तो ऐसे हैं ही, हम तो वो ऐसा करके ही पिछले 70-80 साल से 90 साल से इस देश में अपनी सांस्कृतिक राजनीति या वैसी चुनावी राजनीति कर रहे हैं। तो उसका तो इस्तेमाल ये लोग हमेशा करते रहेंगे। लेकिन अब पिछले 8 साल से या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी, 90 के दशक में भी, भाजपा केवल मुसलमान विरोधी पार्टी ही नहीं रह गई है। उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा केवल मुसलमानों के विरोध से ही नहीं आता है। केवल वो प्रतिक्रिया मूलक गोलबंदी ही नहीं करती है, हिंदू समाज के भीतर उसकी जड़ें बहुत ही भीतर तक गई हैं और कई बार वो बिना मुसलमान विरोधी राजनीति किए हुए भी चुनाव जीत सकती है। ये क्षमता भी भाजपा के अंदर विकसित हो गई है। वो मुसलमान विरोधी तत्वों को बदलू खिलाड़ियों की तरह बेंच में बैठाए रख सकती है कि मौका पड़ने पर इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिना उनके भी वो चुनाव जीत सकती है, बिना उनके भी वो लड़ सकती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, हम लोगों को केवल भाजपा को एक एंटी मुस्लिम रणनीति पे काम करने वाली पार्टी के रूप में देखने से अब परहेज करना चाहिए। वो स्थायी रूप से भाजपा की एक रणनीति है जिसका भाजपा जब तक या कई बार अक्सर या कई बार कभी-कभी इस्तेमाल करती रहती है, करती रहेगी। लेकिन वो सिर्फ अब एक रणनीति वाली पार्टी नहीं रह गई है। जी, मैं एक चीज और जरा, क्योंकि मैं ओवरऑल चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक चीज और समझ लें। सेंट्रल एजेंसीज का जो पहले थोड़ा सा पर्दा रहता था उसको यूज करते समय, चाहे उसी ईडी, सीबीआई, अब तो
इवन लोग इलेक्शन कमीशन को बोलने लगे। लेकिन अब थोड़ी बेशर्मी हो गई। अब है कि जो तुम्हें लगे, हम तो जैसे ही होता है वैसे ही हम तुरंत इसको शुरू कर देंगे। आपको तो आनंद जी उससे प्रमोद महाजन की याद होगी, जी आपको प्रमोद महाजन की याद होगी। जी जी प्रमोद खूब महाजन याद। जी राजनीति जी करते थे। प्रमोद जी महाजन उस जमाने के राजनेता थे भाजपा के, जब भाजपा गठजोड़ की पूर्ण बहुमत भाजपा को ना मिलता था और ना मिलने की कोई संभावना थी। तो कम बहुमत के बावजूद भी और कमजोर हालत में भी प्रमोद महाजन अपने साथियों से कहते थे कि देखिए, हमको जो घोड़ा सवारी के लिए मिला है, इसलिए नहीं कि हम उस पर विनम्रता पूर्वक और सिर झुका के चलेंगे कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। हम तो उस घोड़े को बहुत तेज दौड़ाएंगे और हम इसके अंदर हम कोई मुरव्वत नहीं करेंगे इसके। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की शैली ये है, उस वक्त से जब उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। अब तो उनको 2 चुनावों में लगातार पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है, इसलिए वो करते हैं वो बहुत मजबूती के साथ करते हैं, बहुत ही घोषणा पूर्वक करते हैं, बिना किसी संकोच के करते हैं। वो येदियुरप्पा को बगल में बैठाकर सब लोगों को चोर कह सकते हैं, जैसे आपने अभी टिप्पणी की थी। तो वो जी कई मामलों में बिल्कुल आगे हैं। अब ऐसे ये रेवड़ी वाला मामला ही देखिए, उनका साफ जी मानना है कि हम जो लोगों को राहत दे रहे हैं वो लोकोपकार है, दूसरे लोग जो राहत दे रहे हैं वो रेवड़ी है। तो वो तो जी ये भाजपा की पूरी राजनीति की शैली ही इस तरह की है। जी जी। मैं प्रोफेसर साहब एक अंतिम में इसलिए उसको कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक नया थ्रेट है जो अब लोग उस पर चर्चा भी करने लगे हैं, वो जो चीन वाली मामला है। अब ये चीन को बहुत दिनों तक इन्होंने किनारे रखा, बातचीत नहीं करने दिया, लेकिन अब वो थोड़ा पब्लिक उसमें डिस्कोर्स में, हम ये नहीं कहेंगे बहुत आया, लेकिन अब लोग कहते हैं कि भाई चीन इज अ थ्रेट, और खास करके चीन और पाकिस्तान की जो एक्सेस बन रही है उससे हमें थोड़ी समस्या हो सकती है। इसमें मैं नॉट एज एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ कंट्री, हम लोगों को इस पे क्या, आपको क्या लगता है, आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि चीन के साथ भारत की जो समस्या है वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की श्रेणी में आती है। पाकिस्तान के साथ ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, कश्मीर की वजह से और दूसरी कई वजहों से। तो चीन जी के साथ अभी भी स्थिति यह है कि ये धीरे धीरे खदबदाता रहेगा ये रिश्ता, और जब तक चीन कोई असाधारण कदम नहीं उठाता तब तक भारत सरकार उस चक्कर में फंसने से कतराती रहेगी लगातार, और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वो संसद में भी बहस को रोकेगी, और मीडिया भी उसके बताए हुए, मीडिया भी उसके थमाए हुए तरीके से काम करेगा, वो वही बातें करेगा। और जो मीडिया के ऊपर जो तथाकथित सुरक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर जमा कर लिए जाते हैं और फिर वो उस तरह की बातें करते हैं जिससे लगता है कि बिल्कुल सरकार की भाषा ही बोल रहे हो। तो इस तरह की पूरी रणनीति अपनाई जाती रहेगी। चीन के साथ जो दिक्कत है, जो अंतर्विरोध है, जो शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध है, उसको उभरने न देना और उसे सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा न बनने देना, ये सरकार की पूरी भरपूर कोशिश है। और ये कोशिश तभी नाकाम हो सकती है जबकि चीन कोई असाधारण किस्म का कदम उठा ले। मुझे नहीं लगता कि चीन कोई असाधारण किस्म का कदम बहुत जल्दी ही कोई उठा सकता है या ऐसी किसी स्थिति में, क्योंकि उसमें चीन को भी नुकसान होने की संभावना है। चीनी लोग तो विदेश नीति के मामले में और राजनय के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में बहुत होशियार होते हैं, और कहा जाता है कि डिप्लोमेसी का जन्म ही असल में चीन में हुआ था। तो इस जी मामले में वो उनकी कुशलता बहुत ही मार्के की है। जी। मैं अब एक और मन में आ गया है और आपसे पूछूं, मीडिया का, आप क्योंकि आपने तीनों मीडिया के स्वरूप देखे, आपने प्रिंट किया, इलेक्ट्रॉनिक देखा, सोशल मीडिया पे, मेरे हिसाब से 2022 काफी इंपॉर्टेंट था सोशल मीडिया के लिए। वो थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा एस्टैब्लिश हो गया। अभी तक उसको माना जाता था ठीक है। 2023 मतलब 2022 के सबक को देखते हैं, 2023 में आप खास करके इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को कैसे देख रहे हैं? प्रिंट तो अपनी जगह रहेगा, उसकी अपनी यूटिलिटी है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरी तरीके से भाजपा की दी हुई लाइन पे चलेगा। ये लगभग असंभव है कि आप नरेंद्र मोदी के किसी भी काम के ऊपर जरा सी भी कोई आपत्ति करें, जरा सी भी कोई आलोचना करें, तो वो लोग एंकर लोग आपके खिलाफ ना हो जाएं। यहां तक कि एंकर लोग निजी तौर पे बुरा मान जाते हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से अभी जी 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 वो निजी तौर पे बुरा मान जाते हैं, वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपसे ताल्लुक तोड़ देते हैं वगैरह, अगर जरा भी उनकी वहां पर आप हस्तक्षेप करें। तो पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एकाध अपवाद को छोड़कर भाजपा मय है।
और अभी भाजपा में वो रहेगा, वो भाजपा जिस तरह गेंद उसे खिलाएगी वो उस तरीके से गेंद खेलेगा। जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, सोशल मीडिया में जो कार्यक्रम होते हैं, यूट्यूबर्स जो कार्यक्रम करते हैं और दूसरी तरह के जो भी सोशल मीडिया में टीका टिप्पणियां होती हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो या ब्लॉग कोई लिखा जाए या कुछ हो, उसके अंदर एक तरफापन बहुत है। तो उसकी अपनी एक ऑडियंस है, उसका एक दर्शक वर्ग है, एक श्रोता वर्ग है, ये सही है, लेकिन वो बहुत एक तरफापन उसके अंदर है। वो कुल मिलाकर जो सार्वजनिक विमर्श है और जो चुनावी राजनीति है, उसको उसके अंदर दिलचस्पी तो पैदा करता है, चमक दमक तो उससे आती है, मसाला तो उसके अंदर वो पैदा करता है, लेकिन उसको वो प्रभावित नहीं कर पाता, ऐसा मुझे लगता है जी। मतलब यूट्यूबर्स की बहस से एक स्पाइस, एक चटपटापन तो आता है चुनावी विमर्श में और राजनीतिक विमर्श में, लेकिन उससे वोटरों की प्राथमिकता बदलती हो या वोटरों की प्राथमिकता पर असर पड़ता हो या वोटर अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करते हो उसकी वजह से, ये चीज अभी होते हुए नहीं दिखाई पड़ी है। मैं एक चीज, जी हाँ, नहीं मुझे आपकी बात से मैं हूं, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती। जो बीजेपी की हम लोग बात कर रहे हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज है, ज्यादा उनके पास ज्यादा लोग हैं, संसाधन हैं। जैसे अगर इस तरह से कहा जाता है कि भाई एक आलोचना वाला वर्ग ज्यादा बड़ा है जो बीजेपी की आलोचना करता है, जो इनकी पॉलिटिक्स की आलोचना करता है, आरएसएस, वो अपना क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? जैसे भाई ये तो संसाधन की बात है, ये तो इंडिविजुअल्स खड़े हैं, कोई इनके पीछे कोई मतलब कोई इंस्टीट्यूशन तो लगा नहीं, इंडिविजुअल्स ने बना के इसको, तो वो अपने इंडिविजुअल्स को क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? नहीं, उनको जरूरत नहीं है ना, अभी वो सत्ता में है। अच्छा, उन्होंने पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कब्जा कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल स्वेच्छा से उनके साथ खड़ा हुआ है। वो अपनी सारी ताकत वहां से प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सारी जरूरतें वहां से पूरी हो रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी भी सोशल मीडिया के मुकाबले उसकी रीच ज्यादा है, ज्यादा लोगों तक वो पहुंचता है। तो वो उनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जिस दिन उन्हें जरूरत महसूस होगी, उनके भी बहुत सारे यूट्यूबर्स खड़े हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि अभय जी मैं बिल्कुल क्लियर हूं। देखिए, एक चीज जो मुझे लगती है सोशल मीडिया में, ये ऑडियंस नहीं है, ये कम्युनिटी है बेसिकली। जो मतलब मैं अगर एक कोई चैनल चला रहा हूं तो वो मेरी कम्युनिटी है, दूसरा चैनल रहा वो उसकी कम्युनिटी। तो आप एक छोटे छोटी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, वो आप जो मतलब मैं शायद उसको ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, क्योंकि वो जो लोग आ रहे हैं उनको ये पता है कि ये इस तरह की कम्युनिटी है। जो लोग आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं, उनका काम है कि आके गाली देना, क्योंकि भाई तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो रोज आके क्यों गाली देते हो भाई? अगर मान लीजिए मुझे कुछ चीज, मान लीजिए एक सरकार का एक आलोचक पत्रकार है, वो अपना एक यूट्यूब शुरू करता है, यूट्यूब चैनल शुरू करता है, तो तुरंत उसके साथ में उसके प्रशंसक जुड़ जाते हैं, वो एक पूरा बबल बन जाता है और फिर वो उस बबल में रहना शुरू कर देता है। वो लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, छोटी मोटी बात भी कहता है तो झाड़ पे चढ़ा देते हैं उसको, और उसको उससे बहुत ज्यादा एक तरह की, इसको आप अंग्रेजी में सेल्फ राइटियसनेस कहते हैं, वो बहुत पैदा होती है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को तो ये लगता है कि वो अपनी बातें कहकर सरकार को गिरा देंगे, तो इस प्रकार या सरकार को परेशानी में डाल देंगे। तो इस प्रकार के मुगालते भी बहुत से पैदा होते हैं। अब इन मुगालतों से कैसे बचा जाए, ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बहुत सारे एंकर हैं, जो सरकार समर्थक एंकर हैं, उनको भी लगता है कि वो बहुत बड़ा एकदम राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी हाँ, जी। तो वो ये जो मीडिया में सक्रिय लोग जो हैं, और खासतौर से जो लोग नेतृत्वकारी स्थिति में हैं, उनके वो अपना दिमाग किस तरीके से संतुलित रखें और अपनी आत्म छवि को हद से ज्यादा बड़ा न बनने दें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये काम वो कैसे करें। जी नहीं, उसमें मैं अपनी समझ बता दूं, क्योंकि दर्शकों को भी समझ में आए। असल में उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम है, उसका भी एक रोल है। क्योंकि अगर मैं इस तरह का, तो वो मुझे इसी तरह का फीड भी करने लगता है। वो मैं फेसबुक पे जाऊंगा तो उसी तरह का आएगा, मैं जो भी खोलूंगा तो वो जो ये टेक्नोलॉजी है वो उसी तरह की चीजें आपको ढकेलेगी। तो आप जो आप बबल कह रहे हैं ना, वो इतना बड़ा बबल बन जाता है कि आपको लगता है कि दुनिया ऐसी ही दिख रही है। चश्मे का रंग जो है वो आप ही के चश्मे का रंग है। ये सही में समाज विज्ञान, जब CSDS में था, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में 20 साल तक था, तो मैंने वहां देखा, वहां पे एक समाज वैज्ञानिक सेमिनार में अपनी बात कहता है और वो एक डिस्कोर्स बनाता है और फिर वो उस डिस्कोर्स के अंदर रहने लगता है और फिर वो, हाँ, उसके समाज की जो हकीकत है
डिस्कोर्स को ही सामाजिक यथार्थ मानने लगता है और सामाजिक हकीकत से पूरी तरीके से कट जाता है। बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट इसी तरीके से रहते हैं, उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उनकी पीठ ठोकने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी तारीफें करने वाले लोग मौजूद हैं, उन्हीं के साथ खाता पीता है, उन्हीं के साथ पत्र व्यवहार होता है, उसी दुनिया में रहता है, बाकी दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। यही मीडिया कर्मियों की स्थिति है, बन गई है। मीडिया कर्मियों का बबल ज्यादा बड़ा होता है, समाज वैज्ञानिक का बबल और छोटा होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दुबे। अगला वर्ष तो मेरे ख्याल में मतलब 2023 की दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत 9 इलेक्शन के लाइनअप हैं जो 2024 की दिशा कैसे होगी इसको निर्धारित करेंगे। एक बार दर्शकों को और सबको 2022 का जो बीता उसकी संभावनाओं को देखते हुए 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।